दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में एक्सप्लेन किया, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। हमने ये चीज को समझा कि क्यों एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, किस तरह से उसके अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा जिसमें कि हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, कि कैसे उसके डिजाइन को मॉडिफाई करके हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो मोटर स्टार्ट हो पाए। देखो, स्टार्ट ना होने का सबसे बेसिक रीजन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अब अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड होती फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो दो अपोजिंग टॉर्क नहीं लगते। अगर दो अपोजिंग टॉर्क नहीं लगते तो मोटर इजीली रोटेट कर सकती थी। लेकिन मैं ये जानता हूं एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सिंगल फेज काम नहीं आ सकता, या तो टू फेज या फिर थ्री फेज का होना जरूरी है। सिंगल फेज से एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकती। तो अगर मैं किसी तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक की जगह दो फेजेस कंस्ट्रक्ट कर दूं, देन वी कैन मेक अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is not self-starting because there are two oppositely rotating magnetic fields which are equal in magnitude and rotate at synchronous speed opposite to each other, and hence apply equal and opposite torque on the rotor. Next point. In order to create one single rotating magnetic field, we need at least two phases, and even with two phases, the two windings must be kept at 90 degree with respect to each other in space and carry currents which have 90 degree phase displacement. तो देखो, दो वाइंडिंग्स की जरूरत पड़ेगी, दो कॉइल्स जो कि आपस में 90 डिग्री पे हों, और दूसरी बात, उनके बीच के करंट्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये चीज मैंने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अंदर करवाई भी थी, कि कैसे टू फेजेस में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसमें मैंने बताया था कि स्पेस के अंदर थीटा में भी 90 डिग्री का शिफ्ट चाहिए, और टाइम के अंदर ओमेगा टी में भी 90 डिग्री का शिफ्ट चाहिए। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, एक की जगह दो वाइंडिंग्स का यूज करते हैं। तो दूसरी वाइंडिंग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सिलियरी वाइंडिंग। तो मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज का मतलब है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एक फेज को ही दो फेजेस के अंदर स्प्लिट कर दिया जाए। यानी मुझे दो वाइंडिंग्स लेनी है विच आर एट 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें लिखना, इन दिस मोटर द सिंगल फेज सप्लाई ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर needs to be split into two phases in two windings which are kept at 90 degree with respect to each other। तो देखो कैसे, ये एक सप्लाई आई, ये सप्लाई को मैं दो वाइंडिंग्स में पास कराने वाला हूं, और देखो ये दोनों वाइंडिंग्स मैंने कैसे रखी हुई हैं, ये दोनों वाइंडिंग मैंने रखी हुई है 90 डिग्री पे। ये हो गया अपना रोटर, ये दोनों वाइंडिंग स्टेटर पे ही रखी हैं, और ये जो स्विच है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये वाली वाइंडिंग होती है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ है, दैट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और जो डायरेक्टली सप्लाई से जुड़ी है दैट इज मेन वाइंडिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे हिसाब से सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेडियली आउटवर्ड्स लगता है, बाहर की तरफ लगता है। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेम चीज इस स्विच के साथ होने वाली है कि जब मोटर की स्पीड एक सर्टेन वैल्यू पे आ जाएगी, देन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस स्विच विल ओपन, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसमें लिखना centrifugal switch opens when the motor reaches a particular speed due to centrifugal force exerted during circular motion। ठीक है, तो अपने पास दो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग वही वाइंडिंग है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे जनरली रहती है। एक एडिशनल वाइंडिंग मैंने दे दी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसमें एक पॉइंट और लिखो, एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज एडेड टू अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड दिस वाइंडिंग इज केप्ट एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द मेन वाइंडिंग। अब देखो यहां पे हमने स्पेस में 90 डिग्री वाला एंगल तो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन एक परफेक्ट रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए टाइम डोमेन में भी उसमें शिफ्टिंग 90 डिग्री की आनी चाहिए, या ये कह दो स्पेस के साथ साथ टाइम डिस्प्लेसमेंट भी 90 डिग्री का ही होना चाहिए। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। अब अगर ऐसा चाहते हो कि स्पेस और टाइम दोनों में 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो, तो स्पेस में कर चुके, टाइम के बारे में बात करनी है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है, इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस रखा जाता है हाई और लीकेज रिएक्टेंस रखी जाती है लो। लीकेज रिएक्टेंस इज लो। तो इसका रेजिस्टेंस हाई बनाएंगे और इसकी रिएक्टेंस को लो बनाएंगे, और वहीं मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, रिएक्टेंस ज्यादा होती है। तो इसमें लिखना ऑक्सिलरी वाइंडिंग is designed in such a manner that it should have high resistance but small air gap in order to have low leakage reactance। ठीक है, so we take cross sectional area of auxiliary winding conductor to be 25% of main winding conductor। ठीक है भाई, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लोगे कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस जो रो एल बाई ए होता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक्स ऑक्सिलरी इज ग्रेटर देन इज लेस देन एक्स मेन, आर ऑक्सिलरी इज ग्रेटर देन आर मेन। इसी वजह से XA बाय RA ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज लेस देन XM बाय RM। अब जब दोनों वाइंडिंग पैरेलली कनेक्टेड हैं तो कैसे दिखा सकते हो? देखो मेन वाइंडिंग में भी एक रेजिस्टेंस और एक लीकेज रिएक्टेंस होगी, और तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी एक रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस होने वाली है। RM XM RA XA, दिस इज V1। तो इन दोनों में अपना अपना एक करंट फ्लो करेगा, I मेन एंड I ऑक्सिलरी। I मेन क्या होगा? V1 ओवर RM प्लस JXM। ओके, I ऑक्सिलरी क्या होगा? V1 ओवर RA प्लस JXA। यानी कि ये हो गया V1 बाय ZM, और कितने एंगल से लैग करेगा? RL सर्किट है तो लैग तो करेगा, ये पक्का है। और ये हो गया V1 बाय ZA एंगल tan इनवर्स XA बाय RA।
ठीक है, दोनों लैग कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, लेकिन हम ये जानते हैं कि XA बाय RA XM बाय RM से कम है, इसीलिए IA कम एंगल से लैग करता है, लेकिन IM ज्यादा एंगल से लैग करता है। बात समझे? IA काफी कम एंगल से लैग करेगा एज कंपेयर टू IM। तो इसमें लिखना, सिंस X बाय R रेशियो ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग is less as compared to X by R ratio of main winding, and hence IA lags by a smaller angle as compared to IM। अब देखो दोनों वाइंडिंग में 90 डिग्री एंगल तो आ गया, लेकिन दोनों वाइंडिंग के जो करंट है उसमें 90 डिग्री का शिफ्ट नहीं है। तो होगा क्या, दोनों वाइंडिंग अपना अपना एमएमएफ बनाएंगी। देखो जरा समझते हैं क्या होगा। दोनों वाइंडिंग अपना अपना एमएमएफ क्रिएट करती हैं। कैसे? मेन वाइंडिंग ऐसा मान लो, एफ मेन, सपोज एफएम कॉस कितना लैग कर रहा है, फाई एम कॉस थीटा, एफ ऑक्सिलरी एफ एम ठीक है, ऐसा मान लो, या चलो थीटा प्लस 90 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 90 प्लस 90 कुछ भी ले सकते हो। अब तुम क्या कहोगे कि एफ मेन को भाई दो पार्ट्स में तोड़ लिया जाए। सही बात है, एक होगा कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी माइनस फाई एम, और एक होगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस फाई एम। ठीक है, ऐसी ऑक्सिलरी को भी दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 90 माइनस फाई ए, और कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस 90 प्लस फाई ए। ये हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा, ये जो थीटा प्लस ओमेगा टी है, एक का एंगल माइनस फाई एम है, एक का है 90 माइनस फाई ए। तो थीटा प्लस ओमेगा टी वाले का क्या होगा, अगर ये रेफरेंस है, एक का है माइनस फाई एम, एक का है 90 माइनस फाई ए। ठीक है, इधर देखो थीटा माइनस ओमेगा टी में एक का एंगल है फाई एम और एक का है 90 प्लस फाई ए। ठीक है ना। अब देखो इधर जो एंगल आएगा दोनों के बीच ज्यादा आ रहा है एंगल, इधर जो एंगल आ रहा है वो कम आ रहा है, इधर जो एंगल आ रहा है कम आ रहा है। तो डेफिनेटली इधर जो सम आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस सम। भाई दो वेक्टर्स का सम मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों पैरेलल आते हैं। मिनिमम कब होता है, जब दोनों एंटी पैरेलल आते हैं। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, दोनों के बीच जितना कम एंगल होगा उतना ही ज्यादा दोनों का सम होगा। एंगल कम हमें दिख रहा है थीटा माइनस ओमेगा टी के लिए। नहीं तो एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि ये जो फाई एम है ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री, और ये मान लो 20 डिग्री। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये वाला एंगल कितना है 70 और ये भी कितना है 70, तो कितना एंगल बन गया भाई 140। इधर 90 प्लस फाई ए 110 डिग्री, ये फाई एम कितना डिग्री 70 डिग्री, कितना गैप 40 डिग्री। तो अगर 40 डिग्री का एंगल है तो सम ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 140 डिग्री के एंगल से। तो इसका मतलब है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बनेगी, थीटा माइनस ओमेगा टी वाली या फॉरवर्ड रोटेटिंग वाली। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड वी कैनॉट ऑब्टेन a phase shift of 90 degree
between the current in the two windings, due to which we cannot obtain a perfectly rotating magnetic field, but we will have both forward and backward rotating field. Next point. As shown, the sum of forward rotating fields of main and auxiliary winding will be higher as compared to the sum of backward rotating field, due to which forward field is now stronger as compared to backward field, which causes forward torque to be higher than backward torque, and net torque in the forward direction. So the motor becomes self starting. भाई फॉरवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी जब इन दोनों का सम करोगे तो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड। फॉरवर्ड की फील्ड ज्यादा तो फॉरवर्ड का टॉर्क भी ज्यादा। तो अब तुम ये कहोगे कि रोटर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लग जाएगा और रोटर आसानी से घूम सकता है, ठीक है। लेकिन यहां मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाई। परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेस के साथ साथ टाइम में भी एंगल डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 90। यानी ये 0 होता तो ये 90 डिग्री होता। अब देखो क्या हुआ, अब हमें ये पता चल गया कि फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड से ज्यादा स्ट्रांग बन गई है, तो स्टार्टिंग में टॉर्क 0 तो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा ही आएगा। दूसरी बात, अब टॉर्क बनाने वाली दो वाइंडिंग है, एक मेन और एक ऑक्सिलरी। पहले सिर्फ एक वाइंडिंग थी मेन। तो जब मेन वाइंडिंग थी तो हमने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, कुछ इस तरह से आती है। ये सिर्फ होती है मेन वाइंडिंग के लिए, और मेन प्लस ऑक्सिलरी रहती तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बनता, तो ये आ जाती मेन प्लस ऑक्सिलरी। लेकिन अब क्या है कि मेन प्लस ऑक्सिलरी से मोटर स्टार्ट तो हुई, लेकिन एक समय जाकर के सपोज 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पे तुमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन करते ही कौन सी वाइंडिंग बच गई, कौन सी वाइंडिंग बची बताओ। सेंट्रीफ्यूगल स्विच चलाते ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट गई, सिर्फ कौन सी वाइंडिंग बची, मेन। तो आगे का सारा कर्व कौन सा फॉलो हो जाएगा, मेन वाला, ठीक है। इस तरीके से यानी कर्व के अंदर एक जर्क आएगा, कहां आएगा, एट अ स्पीड क्लोजर टू सिंक्रोनस स्पीड। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, एट ऑलमोस्ट 80% of synchronous speed, the centrifugal switch will operate, which will disconnect the auxiliary winding, whose only purpose was to obtain a starting torque, and then torque speed characteristic of main winding will be followed, ठीक है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन वाइंडिंग वुड बी फॉलोड। पहले मेन प्लस ऑक्सिलरी चल रही थी, अब चलेगी सिर्फ मेन वाइंडिंग। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो इसका ड्रॉबैक लिख लेना, ड्रॉबैक, परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट बी ऑब्टेन्ड एज फेज शिफ्ट बिटवीन द टू करेंट्स is not 90 डिग्री। अब इसीलिए हम आते हैं अगली कैटेगरी पे, कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। पहला था रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, अब है कैपेसिटर स्प्लिट फेज। यानी कि अब कैपेसिटर ऐसा लगाएंगे कि जिसकी वजह से एक फेज से हम दो फेजेस कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो अपने पास दो वाइंडिंग है, एक मेन और एक ऑक्सिलरी, तो हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, कैपेसिटर प्लेस करते हैं। देखो कैसे, मान लो ये अपने पास मेन वाइंडिंग है,
ये सप्लाई हो गई V1, ये हो गई अपनी मेन वाइंडिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इस टाइप से हम दिखाते हैं ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के ना सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा रखा है, और ये हो गया अपना रोटर, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब बात है कैपेसिटर क्यों लाया गया। कैपेसिटर लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अभी तक इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि मेन और ऑक्सिलरी के करंट्स में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं मिल पा रहा था। अब मैं चाहता हूं मुझे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिले। अगर मैं 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑब्टेन करना चाहता हूं तो एक करंट लैगिंग होगा, तो दूसरा करंट मुझे लीडिंग रखना पड़ेगा, और उसके लिए लगेगा एक अपने को कैपेसिटर। तो देखो, अगर इसका सिंपल सर्किट हम लोग बनाएं, देखो मेन वाइंडिंग में एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस रहेंगे। ये हो गया V1, ये RM और JXM। ऑक्सिलरी के साथ में अपने को एक स्विच भी दिखाना पड़ेगा। RA, JXA और ये -JXC। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। अब मैं क्या कहूंगा, अब दो वाइंडिंग में दो करंट जाएंगे, मेन वाइंडिंग में जाएगा IM और ऑक्सिलरी में जाएगा IA। तो अब हम कहते हैं IM क्या होगा, देखो IM होगा V1 बाय RM प्लस JXM, या ऐसे लिख दो V1 बाय स्क्वायर रूट RM स्क्वायर प्लस XM स्क्वायर एंगल माइनस tan इनवर्स XM बाय RM। IA क्या होगा, V1 बाय RA माइनस J XC माइनस XA। यहां पे ना XC को XA से बड़ा ही रखते हैं क्योंकि इस करंट को मुझे लीडिंग बनाना है, तो XC बड़ा लिया जाता है। ठीक है, और ये तो नेटवर्क का बेसिक है, इसलिए मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि XC माइनस XA आया कैसे भाई। तो XC माइनस XA का स्क्वायर एंगल माइनस tan इनवर्स, सॉरी प्लस, क्योंकि लीड करेगा ना, XC माइनस XA बाय RA। अब देखो, अगर फेजर डायग्राम में देखा जाए तो ये अपने पास V1 है, V1 से IM जो है वो लैग कर रहा है कितना एंगल, फाई M एंगल, और IA जो है वो V1 से लीड कर रहा है, IA कितना एंगल लीड कर रहा है, मान लो ये है फाई A। अब हम ये चाहते हैं IA और IM के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे, ताकि जो बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है वो परफेक्टली कैंसिल हो जाए और बचे सिर्फ एक ही फील्ड, दैट इज फॉरवर्ड रोटेटिंग। तो अगला पॉइंट लिखना, इट इज डिजायर्ड दैट द एंगल बिटवीन IM and IA is 90 degree so that backward rotating magnetic field gets cancelled out and only forward rotating magnetic field remains। अब हम ये कह रहे हैं कि फाई A प्लस फाई M मस्ट बी 90 डिग्री, तो इसका मतलब tan इनवर्स XC माइनस XA बाय RA प्लस tan इनवर्स XM बाय RM मस्ट बी 90 डिग्री। तो इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाओ XM बाय RM को, 90 माइनस tan इनवर्स XM बाय RM, दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ tan लोगे तो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है,
तो अगर tan थीटा xm बाय rm है तो cot थीटा कितना होगा, rm बाय xm। तो यहां से लिखोगे xc माइनस xa इज ra rm बाय xm। तो xc कितना हो गया, xa प्लस ra rm बाय xm। ठीक है, तो इतना अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगाते हो तो परफेक्ट 90 डिग्री एंगल मिल सकता है। तो इसमें लिखना दिस वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज रिक्वायर्ड in order to obtain a perfectly rotating magnetic field। ठीक है, ये भी कह सकते हो फेज क्वाड्रेचर, 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। और इस पे अक्सर एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि कितना कैपेसिटेंस लगेगा, तो यहां से XC आ जाएगा। फिर XC क्या होता है, सिंपली 1/ωc होता है। तो वहां से तुम कैपेसिटेंस डिराइव कर सकते हो कि कितना कैपेसिटेंस लगा देने से तुम्हें 90 डिग्री फेज शिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हुई। अब देखो, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात करें, यहां भी देखो कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है तो जैसे ही स्पीड 80% ऑफ सिंक्रोनस आएगी, ये स्विच ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो, अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग रहती तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आती, सिर्फ मेन वाइंडिंग के लिए। अब कैपेसिटर की मदद से तुमने बैकवर्ड फील्ड पूरी तरह से कैंसिल कर दी है, सिर्फ कौन सी फील्ड है, फॉरवर्ड। तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क बनेगा अब वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बनेगा। तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये है मेन प्लस ऑक्सिलरी। अब यहां कहीं दिखा दो 0.8 ns। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाला कर्व फॉलो होता जाएगा। जैसे ही 0.8 ns पे पहुंचोगे तो मेन वाले कर्व पे जंप कर जाना। तो हम यहां जंप पे क्या लिख देंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स। CS माने सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जर्क आता है वो हमेशा किस वजह से आता है, क्योंकि स्विच ऑपरेट कर जाता है तो हमारा कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बात क्लियर हुई ये वाली। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर यानी एक ऐसी मोटर जिसमें कि कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट ही ना करें, कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसके अंदर कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी सिर्फ क्या आएगा, एक सिंपल इसी टाइप से आएगा। तो इसमें लिखना इन सच टाइप ऑफ मोटर कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड in series with the auxiliary winding and there is no centrifugal switch to disconnect the auxiliary winding। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करोगे तो ये कभी भी मेन वाइंडिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक पे जंप ही नहीं करेगा, ये हमेशा किस पे चलता रहेगा, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाली पे। इट विल कंटिन्यू ऑन मेन प्लस ऑक्सिलरी। ठीक है, देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसमें लिखना इन सच काइंड ऑफ मोटर देयर इज नो abrupt jump in the characteristic because auxiliary winding is permanently present and motor continues to follow the characteristics obtained from main and auxiliary winding। Next point, such kind of motors have lesser noise। ठीक है, इस तरह की मोटर्स के अंदर लेसर नॉइज आएगा। ये बात मेरी क्लियर हुई।
ठीक है ना। वैसे तो ज्यादा नॉइजी होता है ऑपरेशन, बट यहां लेस नॉइज हो जाता है कैपेसिटर कनेक्ट कर देने से। अब तीसरा कैटेगरी लिखना, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। यानी जो मोटर कैपेसिटर की मदद से ही स्टार्ट की जाए और कैपेसिटर की मदद से ही रन भी कर दी जाए। देखो भाई, अब यहां दो कैपेसिटर हैं, एक के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है जो कि ऑपरेट हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और एक कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड रहेगा। तो इसमें लिखना, इन दिस टाइप ऑफ मोटर one capacitor remains permanently connected in series with the auxiliary winding while the other capacitor gets disconnected with the help of centrifugal switch। ठीक है, with the help of centrifugal switch। बात क्लियर हुई। The two capacitors are called as start capacitor and run capacitor। अगला पॉइंट, the purpose of start capacitor is to obtain high starting torque and the purpose of run capacitor is to maintain 90-degree phase displacement between main and auxiliary winding current under loaded condition। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, अगर सिर्फ एक कैपेसिटर होता, अगर सिर्फ एक कैपेसिटर होता तो कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ आ जाती हैं जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर की आती है। दिस इज फॉर कैपेसिटर रन। और जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक और ज्यादा हाई टॉर्क देती है। दिस इज ड्यू टू कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है। अब क्या होता है कि शुरू में तो ये स्टार्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होती है, लेकिन जैसे ही स्पीड एनएस के करीब पहुंचती है तुरंत ये जंप करके किस पे आ जाता है, रन वाले पे। तो स्पीड 80% 75% जो भी स्पेसिफाइड है, यहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट कर जाता है। ठीक है। इससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाता है और एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी बनी रहती है, या ये कह दो 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट भी तुम बनाए रखते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इक्विवेलेंट सर्किट का एक बहुत अच्छा आइडिया रहना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो जाता है। फिर मैंने ये बताया कि उसके अंदर एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमने एक और वाइंडिंग को पिक्चर में लाया, दैट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो कि मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री पे रखी गई। बट अगेन उनके करंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल ना बनने से एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी से स्ट्रॉन्ग तो हो गई, लेकिन रही फिर भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड, यानी टॉर्क परफेक्टली एक डायरेक्शन में नहीं बना, टॉर्क अभी भी दोनों डायरेक्शन में था। फिर 90 डिग्री फेज शिफ्ट लाने के लिए हमने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखा। कैपेसिटर दो तरह से हो सकता है, तो स्टार्ट करके हटा दो या परमानेंटली लगा रहने दो, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में सीधा ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इन चीजों पे फ्रेम किए जाते हैं। और एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट की मैंने तुम्हें कंडीशन भी बताई है, वो कंडीशन याद रहनी चाहिए कि XC इक्वल टू RA/RM/XM प्लस XA। अब लेकिन देखो, ये जो 90 डिग्री की फेज शिफ्ट है, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन नहीं होती। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क।
ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो जो टॉर्क होगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल आ गया है। वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाला नेट एमएमएफ कितना है। 90 डिग्री पे जरूर है कि सम मैक्सिमम आता है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एमएमएफ के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, सिर्फ एंगल से काम नहीं चलेगा। तो मैं देखो ऐसा कहता हूं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है मेन वाइंडिंग करंट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट इनटू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा इज एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए। जो भी स्टार्टिंग में टॉर्क आएगा वो इन दोनों करंट्स पे और इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अब तुम क्या कहोगे इसे देख के इक्वेशन को कि भाई अल्फा 90 डिग्री कर दो, टॉर्क तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। लेकिन यहां हम एक बात भूल रहे हैं, वो ये कि टॉर्क आईएम और आईए पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ अल्फा पे नहीं। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जो आईएम है ये तो सिंपली V बाय ZM है, ये तो फिक्स है अपना। लेकिन ये जो IA आता है ये कुछ ऐसा आता है V बाय रूट, अभी मैंने लिखवाया था RA प्लस XC माइनस XA का स्क्वायर, यही आ रहा था ना। तो यानी IA खुद भी XC पे डिपेंडेंट है, सिर्फ अल्फा को देख के टॉर्क मैक्सिमम कर देना गलत हो जाएगा, क्योंकि IA भी XC का फंक्शन है। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा होगा यहां पे कि अगर ये वोल्टेज V है तो IM तो लैग कर रहा होगा, IA लीड कर रहा होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। तो अल्फा कैसे मिलेगा? अगर ये फाई ए है, ये फाई एम है, तो अल्फा है फाई एम प्लस फाई ए। अल्फा इज फाई एम प्लस फाई ए, यही होगा। तो मैं टॉर्क कह देता हूं प्रोपोर्शनल टू आई एम आई ए साइन फाई एम प्लस फाई ए। ठीक है, अब ये जो फाई ए है tan इनवर्स XC माइनस XA बाय RA। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस वेरिएबल है तो फाई ए भी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ आई ए भी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें लिखना इफ कैपेसिटेंस और XC is variable then IA as well as phi A both depend on XC, so we have to consider both while maximizing the torque। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं कि स्टार्टिंग टॉर्क हो गया V बाय ZM V बाय ZA साइन फाई एम प्लस फाई ए। अब इसको मैक्सिमाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो आर जेड कॉस फाई होता है, तो जेड ए कितना होगा आर ए ओवर कॉस फाई ए। तो स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आया? वी स्क्वायर बाय जेड एम आर ए कॉस फाई ए साइन फाई एम प्लस फाई ए। अब इस पूरी इक्वेशन में एक बस फाई ए ही है जो एक्सी पे डिपेंड करता है, बाकी तो कुछ भी एक्सी का फंक्शन नहीं है। तो ये साइन ए कॉस बी को अगर हम लोग और एक्सपैंड कर लें साइन ए कॉस बी को, तो 2ZM RA साइन ए प्लस बी साइन फाई एम प्लस 2 फाई ए प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन फाई एम। अब मैं कहता हूं अगर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, अब देखो फाई एम तो फिक्स है, तो ये सेकंड टर्म तो बदल नहीं सकते,
मेन वाइंडिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मेन वाइंडिंग एज इट इज रहेगी, तो उसकी इंपीडेंस, उसका एंगल, सब कुछ फिक्स है। तुम चेंज क्या कर सकते हो? बस फाई ए। तो मैं कहता हूं कि ये साइन वाली टर्म 1 हो जाए, या फाई एम प्लस 2 फाई ए कितना हो जाए 90 डिग्री, या फाई ए कितना हो जाए 90 माइनस फाई एम ओवर 2। तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की। ठीक है, फाई ए मैंने यहां बता रखा है, फाई एम कितना है tan इनवर्स एक्स एम बाय आर एम। चाहे तो यहां लिख भी लेना, फाई ए इज tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स ए बाय आर ए, और फाई एम tan इनवर्स एक्स एम बाय आर एम। ठीक है, एक कंडीशन ये एग्जाम के लिए याद करके जानी है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, और दूसरी 90 डिग्री फेज शिफ्ट की कंडीशन क्या होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो तुम्हें यह तो पता होना चाहिए स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री फेज शिफ्ट कब होगा, और इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पड़ जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालते हैं? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में अगर एक बार मुझे डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूं उसी डायरेक्शन में कौन रोटेट करेगा, रोटर। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, समटाइम्स वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड in order to determine the direction of rotor rotation। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे। देखो क्या होता है, जैसे अगर कभी भी रोटर रोटेशन की बात आएगी, इस टाइप से क्या होगा, मान लो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और इस टाइप से मान लो एक मेन वाइंडिंग है, तो वो हमें इन दोनों वाइंडिंग की एक्सिस दे देगा। जैसे उसने ये बोल दिया भाई ये मेन वाइंडिंग के एमएमएफ की एक्सिस है फाई ए, सॉरी ऑक्सिलरी के, और ये मेन की फाई एम। तो मुझे दोनों की एक्सिस मिल गई, इस टाइप से। अब मैं क्या जानता हूं कि जब दोनों का स्पेस में ओरिएंटेशन मिल जाता है, याद करो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई थी, पहले तीनों एमएमएफ की एक्सिस ड्रॉ की थी कॉइल के हिसाब से, फिर तीनों में करंट फ्लो करा के अलग अलग इंस्टेंट पे ये कैलकुलेट किया गया था कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आता है। सेम चीज अब मैं करने वाला हूं कि मैं ये कहूंगा जो मेन वाइंडिंग का करंट है ये है पीक करंट, और वोल्टेज से कितना लैग कर रहा होगा, फाई एम। ऑक्सिलरी का भी पीक करंट और वोल्टेज से कितना लैग करेगा, फाई ए। ऐसा ही होगा। अब मैं कहता हूं द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वाइंडिंग विल बी इन द सेम फेज एज द करंट। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में या जिस फेज में करंट होगा उसी फेज में फ्लक्स भी होना चाहिए। तो अब मैं दो इंस्टेंट लेता हूं, देखो इनमें बड़ा कौन सा एंगल है, यूजुअली फाई एम बड़ा होता है फाई ए से। तो पहले केस 1 एट ओमेगा टी इक्वल टू फाई ए, पहले फाई ए रख लो, तो आई एम कितना आएगा, आई एम पी साइन फाई ए माइनस फाई एम। फाई ए तो छोटा है तो साइन के अंदर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा, और आई ए 0। अगर आई एम नेगेटिव आया यानी कि ये फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और फाई ए तो 0 है, तो यही क्या है, रिजल्टेंट। अगला इंस्टेंट ले लो, अगला इंस्टेंट ले लो जब ओमेगा टी है फाई एम। ठीक है, फाई एम तो फाई ए के बाद ही पड़ेगा ना, मतलब अगर 5 सेकंड पे फाई ए मिल रहा है
तो उसके बाद ही फाई एम मिल सकता है, क्योंकि फाई एम की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं कहता हूं आई एम तो 0 हो जाएगा इस केस में, जैसे ही फाई एम डालोगे। आई ए कितना होगा, आई ए पी साइन फाई एम माइनस फाई ए। अब फाई एम तो बड़ा है फाई ए से, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये बन गया फाई ए। फाई एम तो 0 है, तो फाई ए ही कितना है, फाई रिजल्टेंट। अब पहले जो रिजल्टेंट एमएमएफ था वो लेफ्ट में था, अब वो अपसाइड है, या वो ऊपर आ चुका है। पहले ऐसे था, तो किस डायरेक्शन में घूमा है ये, क्लॉकवाइज, तो इसी डायरेक्शन में घूमेगा रोटर। तो इसमें लिखना, वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट फ्लक्स at two values of omega t, which are phi m and phi a, and then check the direction of rotation of the resultant flux। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स की जो भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आएगी उसी डायरेक्शन में रोटर भी घूमेगा। इसके लिए डायरेक्ट कोई शॉर्टकट ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि आई ए आई एम से आगे था, तो रोटेशन लीडिंग से लैगिंग की तरफ होगी। लीडिंग से लैगिंग कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी बात को समझना। ये V1 था, आई ए वाला करंट कितना लैग कर रहा था, फाई ए। आई एम वाला करंट कितना लैग कर रहा था, फाई एम। तो ये कह सकते हो ना, आई ए आई एम से आगे है, तो आई ए लीड्स आई एम। ठीक है, इस फेजर डायग्राम से देखोगे तो आई ए लीड्स आई एम, तो डायरेक्शन लीडिंग से लैगिंग वाली वाइंडिंग की तरफ होगी, यानी ऑक्सिलरी से मेन, यानी कि क्लॉकवाइज। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, फ्रॉम शॉर्टकट करके लिख लो, शॉर्टकट फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी हैव टू चेक which winding current is leading the other current। Example, auxiliary current leads main winding current। ठीक है, next, the direction of rotating magnetic field is from the direction of leading current towards the lagging current in the MMF diagram। ऐसा मत सोचना लीडिंग से लैगिंग कभी यहां कर दो, आईए से आईएम एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना। फेजर डायग्राम से लीडिंग लैगिंग निकालो, फिर एमएमएफ डायग्राम से लीडिंग से लैगिंग की तरफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दो डायग्राम यूज होंगे, एक फेजर डायग्राम, एक फ्लक्स या एमएमएफ डायग्राम। इसीलिए मैंने सेकंड स्टेप में लिखवाया है लीडिंग से लैगिंग वाले की तरफ, लेकिन किसमें, एमएमएफ डायग्राम के अंदर। बात क्लियर हुई। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकाल लोगे तो तुम रोटेशन की डायरेक्शन भी बता सकते हो। इतनी नॉलेज तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे क्रैक करने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे अगर इतनी नॉलेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है। अब इंडक्शन मोटर को तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जो लोग अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ईएसई हो गया या और कोई एग्जाम हो गया, तो और छोटी छोटी मशीन के बारे में बहुत छोटा सा हमारा डिस्कशन पेंडिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और जो लोग सिर्फ गेट फोकस्ड होके चल रहे हैं उनके लिए हमारा मशीन के अंदर इतना ही सिलेबस कवर करने की जरूरत है। थैंक यू।